मैं मधु चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। साइटोलॉजी के व्याख्यानों की श्रृंखला में हम बैक्टीरियल सेल की संरचना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पूर्व के व्याख्यान में हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरियल सेल, जिसमें फ्लैजेला, फिम्ब्रिए, पिलस, कैप्सूल आदि के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा हमने सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन जिसमें इनर मेम्ब्रेन दोनों सम्मिलित हैं, उनके बारे में चर्चा की। आज हम इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरियल सेल्स के जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स, राइबोसोम्स, स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्म इटसेल्फ, ये सब शामिल हैं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर फोल्डिंग्स के द्वारा फॉर्म होती हैं और इनके कारण जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उसका क्षेत्रफल सतह का बढ़ जाता है। इस प्रकार की जो संरचनाएं हैं वो जीवाणुओं में कई प्रकार के जो क्रियात्मक यानी फंक्शनल और मॉर्फोलॉजिकल आकारिकीय रूप से विकसित होती हैं। और ये जो अलग अलग प्रकार की संरचनाएं फॉर्म होती हैं इनर फोल्डिंग्स के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इन्हें हम मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त करते हैं, यानी क्लासिफाई करते हैं, मीजोजोम्स और क्रोमेटोफोर्स। मीजोजोम्स, जिनको पूर्व में पेरिफेरल बॉडीज या कॉन्ड्रॉइड्स कहा गया, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, काफ़ी संख्या में पाई जाती हैं। कंपैरेटिवली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनमें इनका नंबर कम होता है। इसके अलावा जो बेसिलस बैक्टीरिया हैं उनमें ये आवश्यक रूप से पाए जाते हैं। ये जो संरचनाएं हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर फोल्डिंग्स के द्वारा कई स्थानों पर बनती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और उसके साथ संलग्न भी रहती हैं, अटैच भी रहती हैं, उससे अलग नहीं होती। ये जो कीमो ऑटोट्रॉफिक या रसायन स्वपोषी बैक्टीरिया हैं जिनमें वायुवीय श्वसन दर अपेक्षाकृत अधिक होती है, उनमें इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, जैसे नाइट्रोसोमोनास। संरचना अगर हम देखें मीजोजोम की, तो जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस प्रकार इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये इनर फोल्डिंग्स फॉर्म होती हैं और फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही कंटिन्यू रहती हैं। यहाँ मीजोजोमल सैक्स बनते हैं, कुछ ट्यूब्यूल्स फॉर्म होते हैं, और ये जो हम देख रहे हैं ये फ्लैटेंड प्लेट्स हैं जो इसमें फॉर्म होती हैं। तो इस प्रकार की जो संरचना है वो हम मीजोजोम की देखते हैं, जिसमें मीजोजोमल सैक्स हैं, ट्यूब्यूल्स हैं और फ्लैटेंड प्लेट्स हैं, और ये कंटिन्यू रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। जो रोडोशूडोमोनास बैक्टीरिया है और उसमें प्रकाश संश्लेषण क्योंकि पाया जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उसमें पाई जाती है, तो उससे संबंधित पिगमेंट भी उसमें होते हैं। और ये जो पिगमेंट यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए हैं, प्रोसेस के लिए हैं, वो प्लाज्मा कला के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो इनर फोल्डिंग्स हैं उन्हीं में वो रहते हैं, उन्हीं से वो कवर्ड रहते हैं, और उनमें उसी प्रकार से ट्यूब्यूल्स, सैक्स और फ्लैटेंड प्लेट की संरचना पाई जाती हैं। मीजोजोम में जो लिपिड का भाग है वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी के समान होता है, लेकिन जो प्रोटीन होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। और उसका कारण ये होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरियल सेल की, वो बहुत सारे कार्यों को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वहाँ साइट प्रोवाइड कराती है वो उन सारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स और सेंट्रोसोम और गोल्जी बॉडीज़ और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब नहीं पाए जाते। तो जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल में,
उनके लिए लगभग सभी के लिए साइट प्रोवाइड कराती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उनसे संबंधित बहुत सारे एंजाइम्स जिनको हम प्रोटीन हैं जो, वो सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, लेकिन मीजोजोम की जो झिल्लियाँ उनमें वो नहीं पाए जाते। मीजोजोम की जो मेम्ब्रेन है उनकी संरचना यूनिट मेम्ब्रेन के समान पाई जाती है। मीजोजोम के जो विकसित होने की प्रणाली है, या कहें कि उनका जो ओरिजिन है, उसके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग तरह के मत प्रकट करते हैं। जैसे साल्टन और ओवन के मतानुसार जो लिपिड का स्तर है, या कहें कि बाइलेयर लिपिड की जो पाई जाती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसमें जो आउटर लेयर है लिपिड की, उसके आशीकरण द्वारा या वेसिकुलराइजेशन के द्वारा ये संरचनाएं विकसित होती हैं। हिगिंस और उसके साथियों ने बताया कि जब जो बैक्टीरियल सेल है उनको अलग किया जाता है, तो उस प्रक्रिया के दौरान जो फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन और फिक्सेशन का जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है, उसके कारण से ये अप्राकृतिक और अस्थायी संरचनाएं जो परमानेंट नहीं हैं, जो नेचुरल नहीं हैं, ये फॉर्म हो जाती हैं। तो उन्होंने इन संरचनाओं को अस्थिर माना और उनको उन्होंने प्राकृतिक भी नहीं माना। फंक्शंस ऑफ मीजोजोम्स, मीजोजोम के ओरिजिन के बारे में जैसे अलग अलग मत दिए गए हैं, बिल्कुल उसी प्रकार इनके कार्यों से संबंधित भी अलग अलग प्रकार के मत अलग अलग समय पर वैज्ञानिकों द्वारा प्रकट किए गए। क्योंकि इनका कोई भी कार्य निश्चित नहीं है, तो अलग अलग संभावनाएं, जो भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते प्रोकैरियोटिक सेल में, उनसे संबंधित कार्यों के संदर्भ में इनको देखा गया। जैसे कभी ऐसा देखा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया के समान इनका कार्य होता होगा, लेकिन रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम क्योंकि यहाँ नहीं पाए जाते, इसलिए ये जो मत है वो गलत साबित हुआ। उसके अलावा दूसरी तरह के जैसे कई सिंथेसिस से संबंधित प्रक्रियाएं, क्या पता इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की तरह होती होंगी, लेकिन वो भी उस तरह के एंजाइम्स भी इनमें नहीं पाए गए। कभी ऐसा माना गया कि ये कोशिका द्रव्य में जो सेप्टम बनाने का काम है वो इनके द्वारा किया जाता होगा, तो वो भी जनरल ऐसा नहीं देखा गया। तो प्राइमरली ऐसा देखा जाता है कि जो मेन कोई भी फंक्शन जो अलग अलग किसी विशिष्ट अंग के लिए, या कहें कि कोई स्पेसिफिक ऑर्गन से जुड़ा हुआ हो, इस तरह का कोई भी कार्य मीजोजोम की जो झिल्लियां हैं उनके ऊपर पाए जाने वाले प्रोटीन के द्वारा निर्धारित नहीं है कि इनके जो, इसीलिए हम ये मानते हैं कि इनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनका निर्धारण अभी नहीं हो सका है। क्रोमेटोफोर्स सामान्य संरचनाएं हैं जो एक झिल्ली से, स्फेरिकल झिल्ली से बनी हुई संरचनाएं होती हैं जिनमें लवक पाए जाते हैं या कहीं पिगमेंट पाए जाते हैं। तो जैसे क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए स्पेसिफिक या कहीं विशिष्ट डेवलप्ड संरचनाएं होती हैं। तो यहाँ क्योंकि ऐसी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं पाए जाते जो बहुत अच्छे से हाईली डेवलप हों, तो पिगमेंट जिन संरचनाओं में पाए जाते हैं वो सामान्य सी संरचनाएं होती हैं जहाँ पिगमेंट होते हैं और वो एक झिल्ली से घिरे होते हैं, और ये झिल्ली इनर फोल्डिंग्स होते हैं किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो इस प्रकार की जो सामान्य सी संरचनाएं बनती हैं उनको हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं, जो पिगमेंट युक्त संरचनाएं होती हैं। जो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जीवाणु हैं उनमें ये पाई जाती हैं, और रोडोस्पाइरिलेसी, क्रोमेटिएसी और साइनोफाइसी फैमिली के जो बैक्टीरिया हैं उन सभी में क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। इनमें सेक्स, ट्यूब्यूल्स के ग्रुप्स और झिल्लियाँ पाई जाती हैं, और हम इन्हें थाइलेकॉइड के रूप में भी जानते हैं। साइटोप्लाज्म, जीवाणुओं में जो कोशिका द्रव्य है उसमें गोल्जी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, झिल्लियों से घिरे हुए कोई भी अंग क्योंकि नहीं पाए जाते,
तो ऐसा पूर्व में हम बता चुके हैं कि ये सारे काम ज़्यादातर इन सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए साइट प्रोवाइड कराई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, क्योंकि ये सभी सेल ऑर्गेनल्स वहाँ नहीं होते। तो कोशिका द्रव्य में जो पाया जाता है, जो सेल ऑर्गेनल्स कहीं पाए जाते हैं, वो हैं राइबोसोम्स। इसके अलावा कुछ दूसरे बॉडीज़ या हम उन्हें काय कह सकते हैं, वो पाई जाती हैं, जिसमें मेटाक्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स और स्टोरेज ग्रैन्यूल्स होते हैं, गैस वेसाइकल्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, और जो सल्फर जीवाणु हैं उनमें सल्फर ग्रैन्यूल्स होते हैं। जो फोटोसिंथेसिस जिन जीवाणुओं में होता है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड पिगमेंट पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो सिंपल संरचनाएं हैं, जो जिनमें यूनिट मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती, जिनको फॉर्म करने के लिए, इस तरह की बहुत ही सरल प्रकार की संरचनाएं कोशिका द्रव्य में जीवाणु के पाई जाती हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ पर नहीं होती, क्योंकि नाम ही वहीं से निकला है, प्रोकैरियोट्स, जिनका बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का केंद्रक हो, उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। यानी वहाँ जो क्रोमेटिन सब्सटेंस है, जो न्यूक्लियर मटेरियल है, वो नेक्ड रहता है साइटोप्लाज्म में, उसके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। और इस नेक्ड न्यूक्लियर मटेरियल को, जो डीएनए है, उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं मुख्य रूप से। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे डीएनए के जो सेगमेंट्स हैं वो और पाए जाते हैं उनमें, उन्हें हम कहते हैं प्लाज्मिड्स। तो कोशिका द्रव्य में इन सारे काय जो हमने बताए बॉडीज़ के अलावा अकार्बनिक आयंस, कम अणुभार वाले उपापचय के दौरान बनने वाले पदार्थ, जिनको मेटाबोलाइट्स कहते हैं, वो पाए जाते हैं। इसके अलावा सेल सॉल्यूट्स और जल में घुलनशील प्रोटीन, और इसके अलावा कुछ एंजाइम्स, आरएनएज, एमिनो अम्ल और राइबोसोमल आरएनए भी मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और ये एक होमोजीनस सॉल्यूशन होता है। ये सारे के सारे अकार्बनिक और कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थ, ये सब मिलकर एक कॉलॉइडल फ्लूइड बनाते हैं, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली जो मुख्य संरचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं: राइबोसोम्स, स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियोइड्स, और जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड्स हैं। राइबोसोम्स जीवाणु की देह में लगभग 1000 से 1500 तक 15,000 तक राइबोसोम्स हो सकते हैं, और जीवाणु के भार का लगभग 30% ये बनाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के साथ अटैच रहते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स फ्री पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। जो राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं वो 70S टाइप के होते हैं, यानी उनका जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है उसको हम कॉमनली 70S बोलते हैं, जबकि ये 64S से 72S तक होता है। इसमें 3 प्रकार के आरएनए और लगभग 53 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में हो या यूकैरियोटिक सेल में हो, उनमें 2 उप इकाइयाँ या सब यूनिट्स होती हैं, एक स्मॉल सब यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट। प्रोकैरियोटिक सेल में जो स्मॉल सब यूनिट है वो 30S होती है और लार्ज सब यूनिट 50S होती है। इसमें जो 30S सब यूनिट है वो ऊपर होती है और 50S सब यूनिट उसके नीचे लगी रहती है। इनकी शेप अगर हम देखें तो वो गोल हो सकते हैं, वो किडनी शेप हो सकते हैं, वो नखाकार हो सकते हैं यानी लीफ टाइप के भी हो सकते हैं। राइबोसोम का जो व्यास है उसका डायमीटर 100 से 200 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इनकी संरचना किसी भी जीवाणु कोशिका में कितनी होगी, संख्या कितनी होगी, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि
उस कोशिका में कितना सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण किया जा रहा है। जितना ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन का संश्लेषण होता है वहाँ पर, उतना ही ज़्यादा नंबर राइबोसोम्स का पाया जाता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के अकॉर्डिंग इनका नंबर कम या ज़्यादा किसी भी सेल में हो सकता है। इनका अणुभार 2.7 करोड़ होता है और इनका मेन जो काम है वो है प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्योंकि फ्री पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स, तो जब एक्टिव राइबोसोम्स होते हैं उनके दोनों यूनिट्स जब ये एक्टिव होते हैं तो इनके दोनों यूनिट्स स्मॉल और लार्ज यूनिट वो एक साथ अटैच रहते हैं। और जब ये एक्टिव नहीं होते, या यूँ कहें कि प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस जब नहीं चल रहा होता, तब ये दोनों यूनिट्स अलग अलग रहते हैं। और जब ये सक्रिय होते हैं और दोनों यूनिट इनके एक साथ रहते हैं तो इनके साथ mRNA भी संलग्न रहता है, और ऐसी स्थिति में हम इनको पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं। यहाँ हम राइबोसोम की संरचना देख रहे हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं ये इसका स्मॉल सब यूनिट है। ये स्मॉल सब यूनिट है। एक मिनट, यहाँ से इस तरह का स्ट्रक्चर, ये है स्मॉल सब यूनिट। और जो इसका लार्ज सब यूनिट होता है वो एक जो चेयर होता है उस टाइप का ये रहता है। यहाँ ये इसका बेस, और जैसे इसका ये बैक होता है उस टाइप का ये लार्ज सब यूनिट होता है। और इसके ऊपर यहाँ ये स्मॉल सब यूनिट है, ये आगे यहाँ व्यवस्थित हो जाता है, यहाँ व्यवस्थित हो जाता है। और ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच में यहाँ देखें ये एक क्लेफ्ट फॉर्म हो जाता है, और इस क्लेफ्ट से यहाँ mRNA इनके साथ, इसके mRNA के ऊपर इस तरह ये मूव करते हैं। ये बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये क्लेफ्ट बन जाता है, और यहाँ से mRNA निकलता है इनके बीच में से, और एक के बाद एक पीछे दूसरे राइबोसोम्स लगे होते हैं mRNA के ऊपर, क्योंकि ये फ्री हैं। एक फ़र्क होता है जो यूकैरियोटिक सेल्स में अगर हम देखें तो यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच रहते हैं, वो फिक्स हैं वहाँ पर, वो मूव नहीं कर सकते। तो वहाँ मूवमेंट किसका होता है? वहाँ मूवमेंट होता है mRNA का। जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यहाँ पर फ्री होते हैं राइबोसोम साइटोप्लाज्म में, तो यहाँ पर मूवमेंट होता है राइबोसोम का mRNA के ऊपर जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो ये जो संरचना हमने देखी, हम इसमें यहाँ देख रहे हैं कि ये जो हमारी स्मॉल सब यूनिट है ये इसका हेड है और ये इसकी बॉडी है। जो लार्ज सब यूनिट हम देख रहे हैं ये इसका बेस है और ये सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस है इसका, और ये इसके लेटरल आर्म्स हैं। यहाँ पर ये वॉल्यूटेड शीथ है इसकी, और ये वॉल्यूटेड शीथ के ऊपर यहाँ पर ये जो क्लेफ्ट है स्मॉल सब यूनिट का, तो स्मॉल सब यूनिट का क्लेफ्ट और जो लार्ज सब यूनिट का जो वॉल्यूटेड शीट है, इनके बीच में यहाँ पर ये टनल फॉर्म हो रहा है, और इस टनल से जो mRNA है उसको एंटर करना है, वहाँ से वो निकला होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो इसके लार्ज और सब यूनिट हैं, लार्ज और स्मॉल सब यूनिट, उसमें अलग अलग तरह के जो प्रोटीन और राइबोसोमल RNAs पाए जाते हैं। तो राइबोसोमल RNAs अगर हम देखें तो 50S सब यूनिट में यहाँ हमारे पास में दो तरह के राइबोसोमल RNAs होते हैं, 5S राइबोसोमल RNA और 23S राइबोसोमल RNA। और जो स्मॉल सब यूनिट है उसमें होता है 16S राइबोसोमल RNA। कंपैरेटिवली हम जो यूकैरियोटिक सेल में देख रहे हैं तो वहाँ पर जो लार्ज सब यूनिट है उसमें 5S और 5S राइबोसोमल RNA दो प्रकार के ये, और 28S
राइबोसोमल आरएनए, 3 प्रकार के राइबोसोमल आरएनए लार्ज सब यूनिट में पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल में यहाँ हम देख रहे हैं 2 प्रकार के राइबोसोमल आरएनए लार्ज यूनिट में पाए जाते हैं। स्मॉल सब यूनिट में यहाँ 16S राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और जो यूकैरियोटिक सेल हैं उसमें 18S राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। इसके अलावा इसमें दूसरे प्रोटीन पाए जाते हैं, जो लगभग 53 टाइप के प्रोटीन हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो जो राइबोसोम्स हैं इनमें लगभग 60% भाग होता है वो आरएनए का बना होता है, राइबोसोमल आरएनए, और लगभग 40% भाग जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। इसके अलावा बाकी चीज़ें हम देख ही चुके हैं उसके डायग्राम्स में। तो हमने देखा कि जो इंट्रासेल्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं बैक्टीरियल सेल के, उसमें राइबोसोम्स और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स और साइटोप्लाज्म की जो रासायनिक संरचना है उसके बारे में हमने देखा। अपने अगले वीडियो में हम बाकी जो संरचनाएं हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।